मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम जिस किताब का मुतालिया कर रहे हैं वो है इशफाक अहमद साहब की लिखी हुई किताब ज़ाविया। रिकॉर्डिंग पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मज़ीद आने वाली रिकॉर्डिंग्स भी आप सुन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़ाविया। साहबाने इल्म, हम सब की तरफ से आप सब की खिदमत में सलाम पहुँचे। जिन बाबों का मैं अक्सर ज़िक्र किया करता हूँ और जिनमें ख़ास तौर पर बाबा नूर वाले का ज़िक्र करता रहता हूँ, इनके बात करने का अंदाज़ और बात को समेटने का तरीका बहुत ही पुरकशिश था, आम लोगों से बेहद मुख्तलिफ था। मसलन कहा करते थे कि जो खैर को कबूल नहीं करेगा खैर इसके गले पड़ जाएगी। कहते थे कि नमाज की क़ज़ा है, खिदमत की क़ज़ा नहीं। और फिर इसी तरह लंबा बयान जिसके ऊपर हम ज़रा उलझ गए थे और अब मैं इस उलझन से थोड़ा सा आज़ाद हुआ हूँ। वो ये था, भेजने वाले ने इंसान को किसी काम के लिए, किसी अमल के लिए भेजा है, सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं। जो लोग पढ़ने पढ़ाने को अमल समझते हैं वो अमल के लिए दिया गया वक्त ज़ाया करते हैं। अब ये बड़ी बोझल सी बात थी। हम लोग जो लिखने लिखाने वाले थे, पढ़ने पढ़ाने वाले थे, जिनके लिए गोया ये एक बॉम्ब शेल था, लेकिन ईमानदारी से सोचा जाए, इस पर गौर किया जाए, डेरे पर बैठकर इस किस्म की गुफ्तगू नहीं होती थी जिस किस्म की हम टीवी पर बैठकर या प्रोग्राम में या यूनिवर्सिटी की क्लासों में या कॉलेज के कमरों में किया करते थे। हमने इस पर गौर किया और गौर करने वालों में हबीब जालब मरहूम भी थे और वो भी वहाँ आया करते थे, और ख़ास तौर पर सफदर मीर, वो भी मरहूम हो गए हैं। वो बहस में शरीक तो नहीं थे लेकिन मौजूद थे। फिर हमारा सागर सदीकी। सोचते सोचते हम इस नतीजे पर पहुँचे कि जो रेट ऑफ लिटरेसी हमारी शरअ तालीम है और इसके बारे में हमने कौलो फेल दिया है कि शरअ तालीम 17, 18, 19, 20, 21% है, इससे ज़्यादा नहीं। तो बाबा जी ने कहा कि जिस तालीम को या जिस इल्म की शरह आप यहाँ महदूद किए बैठे हैं, हमारे अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में शरह तालीम जो है वो 90 से 92% है। अब ये एक अजीबो गरीब बात थी। उन्होंने कहा, जब आप तालीम को जांचते हैं, आंकते हैं, बैठकर तोलते हैं, तो आप साहिबाने इल्म को नहीं लेते, आप साहिबाने कलम को लेते हैं। और साहिबाने इल्म में और साहिबाने कलम में आप तखसीस कर देते हैं, हालांकि इनको मिला कर रखना चाहिए। साहिबाने इल्म वो हैं जो सारे लोहार, तरखान, वेल्डर, टेक्नीशियन, धोबी, आला दर्जे के दर्जी ख़ास तौर पर शामिल हैं। इनमें इस तरह गाड़ी वाले सब लोग शामिल हैं, क्योंकि इनके पास अपना एक इल्म इतनी शिद्दत और इतनी ही मजबूती के साथ कायम है जिस तरीके का दूसरा इल्म। लेकिन हम लोग सिर्फ अहले कलम को या हर्फ शनास को ही साहिबाने इल्म समझते हैं। और ज़्यादती की बात यह है, तो वहाँ से कुछ मुतासिर होकर जब मैं आया, घर पहुँचा, तो मैंने अपनी बीवी जो कि बानो कुदसियाँ थी उनसे बात की। उन्होंने कहा, ला हौला वला कुव्वता, ये आप कैसी बात करते हैं? साहबाने इल्म तो हम हैं, क्योंकि हम लिखते हैं, हम राइटर्स हैं, हम अदीब हैं, हमारी तो किताबें छपती हैं। आप कहते हैं कि एक बढ़ई जो है वो भी ऐसा करता है। तो वो हमारे एक प्रिंसिपल साहब बैठे थे जो कि अब भी एक बहुत बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, इशफाक। ये बिल्कुल ज़्यादती की बात है। उन्होंने कहा, हम इनको कैसे साहबाने इल्म कहें? मैंने कहा, आपका शोबा क्या है? उन्होंने कहा, केमिस्ट्री। वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। मैंने कहा, देखिए प्रोफेसर साहब, अगर केमिस्ट्री के शोबे के और आपकी लेबॉर्ट्री के दरवाजे ख़राब हो जाएं और आप उन्हें तब्दील करना चाहें तो आप किसको बुलाएंगे? उन्होंने कहा, तरखान को बुलाएंगे, बढ़ई को बुलाएंगे, कारपेंटर को बुलाएंगे। तो जब वो कारपेंटर आएगा, इसका जायज़ा लेगा, तो वो कहेगा, देखिए ये 3 दरवाजे हैं, आप 2.5 मिक्सर लकड़ी मंगवा लें। अब आपका सारा कॉलेज बता देगा कि 2.5 मिक्सर लकड़ी कितनी होती है। वो एक पूरा इल्म है ना इसका। अब जब वो 2.5 मिक्सर लकड़ी कह चुके, तो फिर कहेगा कि प्रिंसिपल साहब, चूँकि ये दरवाजे अंदर के हैं और इनको बारिश का फाड़ा यूरश नहीं होगी, और जब हम यहाँ दयार लगाने की बजाय पड़तल इस्तेमाल करेंगे, तो बेहतर है कि आप 2.5 मिक्सर लकड़ी पड़तल की मंगवा लें। और जब आपका अकाउंट ऑफिसर जाने लगेगा, तो फिर वो कहेंगे, ये पूरे 6 फीट दरवाजे नहीं हैं, 5.5 फुट है, इसलिए आप तशहीरी ना लें, फाड़ा ले लें। तो ये कुछ टर्म्स हैं, पूरे का पूरा इल्म है। वो आपके देखते देखते इन चौखटों के ऊपर दरवाजे चढ़ा देगा। तो वो साहिब इल्म है या नहीं? कहने लगे, हम तो साहिब इल्म नहीं कहेंगे उसे, लेकिन हम उसे अपने फ़न का माहिर ज़रूर कहेंगे। वैसे आप भी अपने फ़न के माहिर हैं, वो भी। आप उसे तस्लीम करें, लेकिन इसके लिए तस्लीम करना बहुत मुश्किल था।
फिर थोड़े दिन हुए, मैं ये बोझ लेकर, ये एक बहुत बड़ा बोझ था। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि हमारी एक महफिल थी एक होटल में, तो हकीम सईद मरहूम किया करते थे। वहाँ बड़े दानिशमंद लोग इकट्ठे होते थे। वहाँ मैंने कहा, ये एक मसला है, आप इसको तस्लीम करते हैं कि इनके पास इल्म है? तो वहाँ एक जज साहब जो कि रिटायर थे कहने लगे, इशफाक साहब, आप खुदा का खौफ करें। आप ये कह रहे हैं कि एक मामार, मिस्त्री, रात चनाई का काम करने वाला साहिब इल्म है? मैंने कहा, जनाब, मैं इनको साहिब इल्म नहीं कहता, मैं इनको आपके और अपने बराबर समझता हूँ। वो इतनी तालीम का मालिक है जितना कि हम। कहने लगे कि खुदा का खौफ करें। बड़े परेशान हुए, कहने लगे, आप ये किस तरह कह सकते हैं? वो कैसे इस दर्जे में आ सकते हैं? मैंने कहा, देखिए जज साहब, पाकिस्तान में जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं, इनके नीचे बैठने वाले जज जिन छतों के नीचे बैठते हैं और इन अनपढ़ मिस्त्रियों ने ही बनाई है, और आप अपने फैसले लिखते हैं, आप इनको कहाँ प्लेस करेंगे? खुदा का खौफ करें। कहने लगे, चलिए ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है इसको इस हद तक बर्दाश्त करना। फिर उन्होंने कहा, देखिए मैं आपको ये रियायत देता हूँ। प्रोफेसर कहने लगे, आप इनको स्किल्ड लेबर कह लें। मैंने कहा, आप उन्हें टेक्नीशियन कह लें। जब भी आप बात करते हैं, बड़े बड़े मजमून लिखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, साइंस तक आप पहुँचे हैं, टेक्नोलॉजिस्ट तक आप नहीं पहुँचे, तो फिर इस मुल्क का क्या बनेगा? हाँ, क्यों कहेंगे इनको स्किल्ड लेबर, क्यों नहीं कहेंगे? कहने लगे, नहीं। इस बात पर कुछ देर झगड़ा चला। वहाँ पर एक डॉक्टर साहब थे, बहुत अच्छे आदमी थे। डॉक्टर साहब कहने लगे, इशफाक साहब देखिए, इतनी रियायत आपको दे दी गई है कि इनको स्किल्ड लेबर कह लें। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, आपके खूबसूरत अस्पताल के अंदर जहाँ आपका हार्ट का बाईपास करते हैं, इसके बाहर एक वेल्डर है। वो वेल्डर भी टांका लगाना जानता है, आप भी टांका लगाते हैं, तो आप मेरे हिसाब से दोनों बराबर हैं। देखिए, वेल्डर भी तो कमाल का काम करता है ना। कहने लगे, ये बराबर कैसे हो सकता है? मैंने कहा, देखिए, मैं वेल्डर की गन आपको दे देता हूँ, आप कितने बड़े डॉक्टर हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे एक टांका लगा कर दे दीजिए, तो आप नहीं लगा सकते। तो कहने लगे, ये तो कभी हमने सोचा ही ना था इस बारे में, अब क्या फ़ैसला करें? मैंने कहा, इसके बारे में बहुत संजीदगी से फ़ैसला किया जाना चाहिए। आप इतने बड़े अपने आप को साहिबाने इल्म काट कर फेंक देते हैं, अपने और इनके बीच एक बहुत बड़ी खलीज पैदा कर रहे हैं, जिससे आपने मुल्क को बहुत कमज़ोर कर दिया है। आप मुझे ये बताइए, क्या आप इन लोगों को वो इज़्ज़त नफ्स लौटा के देना चाहते हैं या नहीं? वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट जिसके वो हकदार हैं, जैसा कि विलायत के मज़हब मुल्क में। इनको तनख्वाहें ज़्यादा नहीं मिलती, पैसे इनको ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन इज़्ज़त तो उनको वही मिलती है जो बॉन्ड स्ट्रीट्स के एक लॉर्ड को मिलती है। कहने लगे, हमारे पास चूँकि एक हिंदू का निज़ाम जहनों में चलता आ रहा है, मन्नों का, ब्राह्मणों का, कश्तरी, वैश्य, शूद्र, वो निकल नहीं सकता, इसलिए इस पर बड़ी शिद्दत से गौर किए जाने की ज़रूरत है। शुरू में डेरे पर बाबा जी इलाज भी किया करते थे। हमारे बाबा लोग कहते थे कि इलाज जो है अल्टरनेटिव मेडिसिन से, वहीं से इसका पता चला। वहाँ कुछ लड़कियाँ आई हुई थी, बड़ी प्यारी और खूबसूरत सी, 4, 5, 6 बरस की एक बड़ी उम्र की औरत थी, साथ एक बाबा था। वो इसका इलाज करवाने आई थी। तो मैंने बाबा जी से पूछा कि ये बच्चियाँ कौन हैं जो अपना इलाज करवाने आई हैं? उन्होंने कहा, अपने ताए को लेकर आई हैं, और ये बच्चियां वो हैं जो बहावलपुर, मुल्तान में कॉटन पिकर्स यानी कि कपास चुनने वाली हैं। तो मुझे ख्याल आया कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी वो ख़वातीन हैं जो कपास चुनती हैं, या राइस प्लांटर्स हैं। ये ख़वातीन हैं जिनका नाम अखबारों में आना, ये जो रोज़ अपनी बर्तरी के दावे करती हैं। ना ना ना, वो तो हम जैसी हैं, हम इनके साथ हैं। ये आपका पाकिस्तान है जिसकी सारी इकोनॉमी का दारोमदार कॉटन की इकोनॉमी पर है, जो आपके लिए इतने सारे डॉलर और पाउंड्स इकट्ठा करती हैं, और वही लड़कियां जो कॉटन पिकर्स हैं। मेरी चूँकि तजस्सुस की आदत है, तो मैंने पूछा, बेबियो, ये कपास चुनने का काम इतना मुश्किल है? हाँ जी बाबा, ये जो पट्टी चुगना होता है बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा, तुम्हारी बड़ी शेखी है, यानी मेरी निगाहों में तुम्हारी बहुत इज्जत है, अखबार वाली इज्जत नहीं। इसने कहा, नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा, मुझे ये बताओ, ये जो तुम कपास चुनती हो, तो क्या ये मुश्किल काम है? क्या मैं ये नहीं कर सकता? तो कहने लगे कि मर्द ये काम नहीं कर सकते। मैंने कहा, क्यों?
कहने लगी कि इनकी उंगलियां मोटी होती हैं, वो फट्टी नहीं पटते, पूरे का पूरा जोटा पट के रह जाते ने। तो अगर मर्दों को भी ये काम दे दिया जाए खुदा ना ख्वास्ता, तो आपकी इकोनॉमी जो है, ये जो आप थोड़ा बहुत फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं, ये भी ना हो। इस तरह ये जो राइस प्लांट की बात है, आपने देखा होगा गांव में, देखा होगा वो औरतें जो पानी में खड़ी होकर लगाती हैं, वो पीछे को चल रही होती हैं। तो पीछे को जब आप देखते हैं हैरानी से, तो वो लाइन बिल्कुल सीधी होती है, फिर वो पीछे हटती जाती हैं और फिर वो अपना गाना गाए जाती हैं। फिर वो इस प्लांट में प्लांटिंग करती हैं। तो कम से कम मेरे हिसाब से राइस प्लांटिंग की या राइस एग्रीकल्चर की एमएससी होती है, और इसके साथ जो बूढ़े काम करने वाले होते हैं ना, वो पीएचडी का हक रखते हैं। तो इन लोगों को जो हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं और जो साहिबान इल्म हैं, जो साहिबान कलम नहीं हैं, अब हम ये चाहेंगे कि इन साहिबान कलम को, जिसमें अमली तौर पर इल्म मौजूद है, इनको ऐसी सूरत हाल पैदा करें, इनके पास ये जो तहरीरी और हर्फ शनासी का अमल है वो भी पहुँच जाए। पहुँच इसलिए नहीं रहा कि हम इनको मानते ही नहीं। इस बारे में जहाँ जहाँ मेरा झगड़ा चला, सूरत हाल ऐसी ही थी। एक फ़ौजी थे, वो कहने लगे कि ये आपकी बातें अजीब अजीब सी हैं, हम इनको कैसे मान लें। मैंने कहा, सर आप अपने 2.5 लाख की मोटर मोहम्मद सदीक अनपढ़ मिस्त्री को दे आते हैं और इनसे कहते हैं कि 2 दिन में ठीक कर दे, तो वो कहता है नहीं, 2 दिन नहीं 3 दिन लगेंगे, ये कंपनी बेअकल है, इसको बनानी नहीं आती। तो अब मैं आप लोगों से इसकी वसात से, अपने सारे हजरात से ये पूछता हूँ कि क्या पाकिस्तान में ये वक्त आ सकता है कि हम अपने आप को मजबूत रखने के लिए, अपने आप को ताकतवर रखने के लिए इन लोगों को भी अपने साथ शामिल कर लें। इनके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं करनी, इनके साथ कोई मोहब्बत नहीं करनी, इनके साथ कोई पैसे में तरक्की नहीं, लेकिन जब आप जाएं तो उनको इतनी ही इज़्ज़त ज़रूर अता करें जितनी आप विलायत जाते हैं तो एक टैक्सी ड्राइवर को अता करते हैं। मैं आपकी खिदमत में ये सवाल पेश कर रहा हूँ और अपने नाजरीन और सामईन की खिदमत में भी कि इसको कैसे हल किया जाए। मैं ये चाहता हूँ कि कल गुरूब आफ्ताब से पहले हम सारे मिल जाएं और इस मजबूती को अपनाएं जो आप बड़े फ़ख्रिया अंदाज में कहा करते हैं कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये होता है, वो होता है। मेरे ख़्याल में हम कोई ऐसा ढांचा बनाएं जिसमें साहबाने कलम के साथ थोड़ा सा अमली तौर पर इनको अपने काम करने का मौका मिले। उन्हें थोड़े से हरूफ वो बताए जाएं जो आप अमल कर रहे हैं। एक बंदा तीसा चलाता है, रंदा मारता है, इसमें इसको पता चले कि इसमें क्या क्या दुनिया ने कमाल दिखाया है और क्या क्या काम हो रहा है। थोड़ी सी हरूफ शनासी भी आनी चाहिए। इशफाक साहब जैसा उन्होंने पीछे से शुरू किया था, कई दफ़ा हुकूमत ने तालीम अलिफ बे पे से शुरू कर दी थी और इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर इस लाइन में जैसा आपने फरमाया जो अमली काम करते हैं, अब इनको पुश करने की ज़रूरत है। अगर इनके लिए कोई इदारा या कोई निज़ाम कायम किया जाए, वाकई इनकी थोड़ी सी कमी है जो अमली तौर पर सब कुछ जानते हैं। अब ये है कि दूसरों को समझाने के लिए या कुछ करने के लिए यही चीज़ तो कोई साहिब इल्म हो। जैसा कि नजमा ने कहा कि हमें अपने थोड़े से दिए हुए इल्म पर फ़ख्र करना शुरू कर दें तो हम में तक़वियत आएगी। अभी हम थोड़ा सा डरे हुए हैं। मेरी भांजी है, वो एमएससी है, प्रोफेसर है होम इकनॉमिक्स की, इसने स्पेशलाइजेशन किया है खाना वगैरह पकाने में। लेकिन हमारे घर में जब कोई दावत होती है तो हम सदीक बावर्ची को बुलाते हैं। एक मर्तबा शादी पर देर की बात है, 42 देगें पकानी थी। वो बावर्ची 42 देगों को कुछ किस तरतीब से रख रहा था और इसके पास कितना इल्म था, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो मैं ये दरख्वास्त लेकर आया था आपकी खिदमत में कि लोगों को सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो कि इनका हक़ है, जो इनकी तौक़ीर है, इसको लुटा देनी चाहिए। बहुत ज़रूरी थी, वरना फिर हम उस गलत फहमी में और कोताही में मुब्तला रहेंगे जिसमें अब हैं। तो मेरी ये बात थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। कुछ उलझनें मेरी भी होती हैं जिनसे मैं आपको ज़हमत देता हूँ। वो ये है कि एक बहुत ही ज़हीन इंसान, गैर मामूली ज़हीन इंसान, बहुत ज़्यादा, क्या बात है, तो वो आम लोगों से मिल नहीं सकता, इनके दरमियान ज़िंदगी नहीं बसर कर सकता, इनसे कुछ कटा कटा रहता है। मेरा ख़याल है कि वो अपनी तख्लीकी क़ुव्वतों में इतना मगन होता है कि इसको शायद दुनिया की ज़रूरत नहीं रहती। शायद ये बात हो सकती है, ये नहीं कि वो कटा रहना चाहता है, लेकिन वो अपने आप में इतना मगन है जिस तरह हमारे मलंग बाबा, वो इतना परसुकून है कि बाहर की दुनिया में आना ही नहीं चाहता। जहाँ तक जहानत का ताल्लुक़ है, जिसकी लेटेस्ट डेफिनेशन ये है कि वो शख्स ज़हीन है जो ख़ुद को माहौल में एडजस्ट करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि इसकी जहानत में कोई ख़राबी है। मेरा ख़याल ये है कि इसको अपनी एक मुकम्मल दुनिया मिली हुई है।
ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس جو اپنے ساتھ کر رہا ہے، وہ جینیسس کی بات کر رہا ہے، غیر معمولی ذہانت کی بات ہے۔ جس طرح آپ نے شروع میں مثال دی ہے کہ بابا جی نور والے کی، جو کبھی اسکول نہیں گئے تھے، کبھی کالج نہیں گئے تھے، لیکن جو ان کا نالج تھا اس کی بنیاد پر شاعر اور آپ جیسے اسکالرس ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے اور شیئر کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے ان میں ذہانت اوسطاً زیادہ تھی، وہ آپ لوگوں کو متاثر کرتے تھے اور وہ پوری طرح لوگوں کے اندر گھلے ملے بھی رہتے تھے۔ انہوں نے پوری طرح ایڈجسٹ کیا ہوا تھا خود کو، اپنے آپ کو۔ یہ آخری فقرہ آپ کا غور طلب ہے کہ گھلے ملے رہنے سے بلکہ گھلنے ملنے کے بغیر ان کا علم نکلتا ہی نہیں تھا۔ ایسا کیوں ہے؟ میں نجمہ کی بات یہاں تک تو مانتا ہوں، یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ وہ اپنے آپ میں، اپنے کام میں، اپنی لگن میں ایسا مصروف ہوتا ہے کہ اپنا رابطہ قائم نہیں رکھ سکتا، لیکن اگر وہ ملنگ بابا ہے تو پھر وہ اریٹیٹ کیوں ہوتا ہے؟ ملنگ بابا تو اریٹیٹ نہیں ہوتا۔ میں آپ سے سوال یوں نہیں کر رہا کہ اس کا جواب یوں دے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگوں سے میل ملاقات کرنے میں، لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے میں وہ اتنا پابند ہوتا ہے، اپنی ذات کے اندر وہ آگے نہیں چل سکتا۔ اگر وہ ملے تو بہت کچھ فائدہ پا سکتا ہے، اس کی ذات کو بھی اور معاشرے کو بھی۔ یہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی پیچیدگیاں جو کہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، لیکن ان پر غور کیا جانا بہت ضروری ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ڈیروں میں، تکیوں پر، زاویوں پر ہر ایسی باتوں کا بڑا پالن ہوتا ہے اور ان پر غور کیا جاتا ہے اور آپس میں مل کے بات کی جاتی ہے۔ اور ہمارے بابے جو ہیں، میں آخری بات عرض کر دوں، ان میں جو بالکل صحیح بابے ہیں وہ علم کو صرف 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک وہ ڈیرے کو مانتے ہیں جہاں علم ملتا ہے، یا پھر وہ سائنس لیبارٹریز کو مانتے ہیں جہاں سائنسدان کھڑا ہو کر کام کرتا ہے، جہاں ڈائسیکشن ٹیبل پر جہاں کام ہو رہا ہوتا ہے، جہاں پر سر الیگزینڈر فلیمنگ بیٹھا ہوا ہے، اس کی بابے کی بہت عزت کرتے ہیں اور سائنسدانوں کی اتنی عزت کرتے ہیں جتنا وہ میٹا فزکس کی عزت کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اتنی ہی وہ فزکس کی عزت بھی کرتے ہیں۔ بڑی مہربانی آپ کی، بڑا شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلی نشست میں ملاقات ہوگی تو کچھ اور چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر آپ سے فائدہ اٹھاؤں گا، اور پھر اس کو جمع کر کے آئندہ کسی وقت میں کچھ اور لوگوں کو دینے کی کوشش کروں گا، بشرطِ زندگی۔ اللہ حافظ۔